भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। बड़ा आनंद आ रहा है और आएगा क्यों नहीं। आनंद आत्मा का लक्षण है और जो चीज आत्मा को स्पर्श करती है तो निश्चित तौर से आनंद आएगा। और आनंद प्रदाता जब मौजूद हो जाते हैं तो क्यों नहीं आनंद आएगा। मिश्री खाएंगे तो मिठास आएगा ही। तो आनंद प्रदाता मोक्ष मार्ग बताने वाले स्वामी कमलेश्वरानंद जी आज स्वयं स्टूडियो में विराजमान है। तो आप सभी की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। हम आर्यों की संतान है, भारत हमारा देश है और भारत देश हमेशा गौरवान्वित देश रहा है और ये धर्म गुरु देश रहा है। आज भी विश्व जो है ये आशा रखता है कि भारत देश जो है वो अंतरराष्ट्रीय मूलक समस्याओं का समाधान दे सकता है, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, परस्परों को जीवा नाम और पंचशील के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो स्वामी जी, हमारी जो फिलॉसफी है वो हिंदू फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी पूरे विश्व के अंदर कैसे फैले और इस फिलॉसफी के कारण ही ये हमको इतनी प्रगति हुई है। तो कृपया हिंदू राष्ट्र, हिंदू फिलॉसफी जो कि आज 20% है पूरे वर्ल्ड के, बहुत बड़ा मायना रखता है। तो हिंदू फिलॉसफी को विस्तार से बताइए और किस प्रकार वो पॉलिसी फिलॉसफी फॉलो करने से हमको ख्याति मिली है, उसके बारे में प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, मानव जाति तो हजारों साल से चल रही है। ये कोई पहला मनुष्य भव नहीं है, ये कोई पहली सेंचुरी नहीं है। ये तो सदियों से चलती रहती है। भारतवर्ष ही एक भूमि है जहां हर समय मनुष्य कम या ज्यादा होता ही है। विश्व में बहुत सारी भूमि ऐसी है जहां पहले मनुष्य था ही नहीं और न ही कोई ग्रोथ था, न ही कोई सभ्यता संस्कार और न ही कोई धर्म और आध्यात्म था, न ही कोई फैमिली लाइफ थी। हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सदियों से मानव संस्कृति पली बढ़ी है और इसीलिए विश्व की सबसे ओल्डेस्ट संस्कृति कहो, कल्चर कहो, धर्म कहो, आध्यात्म कहो, ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, ये भारतवर्ष में से ही हुआ है। समय संजोगों के अधीन भौतिकता कम ज्यादा हो सकती है, मगर ज्ञान का स्रोत तो आर्य भूमि ही होती है। आज विश्व पूरा इस कलयुग के अंदर भी हर प्रश्नों का सॉल्यूशन भारतवर्ष से चाहता है, क्योंकि सदियों से भारतवर्ष ने लोगों को जीवन जीने की कला बताई, शांति और समाधान की कला बताई, ब्रह्मांड के सभी रहस्य बताए, आध्यात्म और भौतिक विज्ञान की बात की और इसके साथ उत्तम प्रकार का मानव जीवन और उत्तम प्रकार का साधु जीवन, सन्यासी जीवन की भी बात कही। भौतिकता से कैसे जीवन जिया जाता है और सन्यासी बन के भी कैसे उत्तम जीवन जिया जा सकता है, ये भी भारतवर्ष ने बताया। तो समाज के लिए भौतिक जीवन भी जरूरी है, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन भी इतना ही जरूरी है। और सभी प्रकार के जीवन की
जो फिलॉसफी है वो भारतवर्ष में से ही प्रकट होती है, क्योंकि ये हजारों सालों की संस्कृति है और इसका इतिहास है, और लोगों की जो सोच है वो भी इतनी डीप, शार्प और वास्ट है, ताकि विश्व के हर प्रश्नों का समाधान वो पा सकते हैं। मगर आज पूरा विश्व भले ही भारतवर्ष के सामने एक ज्ञान के हिसाब से, भौतिक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट के हिसाब से, उत्तम प्रकार की फैमिली लाइफ के हिसाब से लोग भारतवर्ष की ओर देखते हैं, और देखना भी चाहिए। उसमें हमारी भी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। हमारा जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की सोच और जीवन जीने की जो अभिव्यक्ति है, इसको भी समझना पड़ेगा। कई सारे लोग अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति की आजादी को गलत तरीके से देखते हैं, सोचते हैं और प्रयोग करते हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखना, पूजा पाठ, सेवा करना, पढ़ाई करना, जॉब करना, बिजनेस करना, ये भी क्रिया है। और चोरी करना, मारना, काटना, किसी को परेशान करना, दुख देना, लूटना, ये भी क्रिया है। ये दोनों क्रिया है। तो क्या दोनों क्रिया को अभिव्यक्ति की आजादी कहोगे? नहीं कहेंगे। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है मैं समाज में मेरे से जो कुछ भी होगा वो अच्छा करता रहूं, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, चाहे तन से, मन से, धन से, वाणी से, कोई भी प्रकार से। मगर मैं बुरा भी करता रहूं और वो अभिव्यक्ति की आजादी समझना, ये तो भ्रांति है। इससे समाज की बर्बादी होती है, प्रगति नहीं, और लोग मिसगाइड होते हैं आजादी के नाम पे। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी शब्द जो है वो गलत तरीके से पेश किया गया। आप जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। सामाजिक, धार्मिक और एक दूसरे का हिताहित ख्याल में रख के ही आजादी हो सकती है। सामाजिक और धार्मिक और लोगों की भावनाओं से दूर रख के, दूर करके, तोड़ के अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती है। तो आध्यात्म में भी कहा है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर वो आजादी भाव के स्वरूप में बताई, क्रिया के स्वरूप में नहीं। तो दो प्रकार की अभिव्यक्ति है। एक तो बाह्य जीवन में जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक सत्य के ऊपर, वो अभिव्यक्ति हमेशा उपयोगी, हेल्पफुल और एडजस्टेबल होनी चाहिए। किसी की निंदा टीका करने के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी का अहित करने वाली नहीं होनी चाहिए। और आध्यात्म में आजादी का मतलब होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है, हम अपनी मुक्ति के बारे में ऐसा भाव करें ताकि हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो जाए। तो ये भावना करने का हमारा अधिकार है। तो हर समय अभिव्यक्ति का मतलब लोगों ने अलग अलग निकाला। तो मैं समझता हूं इसको करेक्शन करने की जरूरत है, और वो करेक्शन अपनी भलाई के लिए है, अपनी खुद की भलाई है, समाज और राष्ट्र की भी इसमें भलाई है। तो बहुत सारी बातें अभिव्यक्ति के नाम पे जो हो रही है नेता, अभिनेता और समाज में, इसमें बहुत सारी सोच की
ज्ञान की, समझ की कमी है। और हम मानते हैं कि ऐसे ऐसे सेमिनार से, ऐसे ऐसे प्रवचन से, ऐसे ऐसे सत्संग से लोगों के पास सही जानकारी जाए और लोग सही जानकारी समझ के अपने जीवन में उसको अपनाने की कोशिश करें और एक दूसरे को बताने की भी कोशिश करें। यही हमारी शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारतीय फिलोसॉफी के जो सूत्र दिए, उसके दो अंग बताए। एक तो हमारा बाह्य जीवन, उसके अंदर हम जीते हैं और कई तरह के धर्म दर्शनों के और कई तरह के रिचुअल्स के और कई तरह के इंटरेस्ट के, कई तरह की आइडियोलॉजी, कई तरह के मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना के लोग जीते हैं। तो उसके अंदर अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए, किसी को अहित करने वाली न हो, जिसको हम एथिक्स कहते हैं। वो भारत फिलोसॉफी में बहुत सुंदर एथिक्स है। बाह्य जीवन के अंदर कहीं पर भी दूसरे का अहित करने की स्वतंत्रता नहीं है। और एक दूसरी आपने सबसे बड़ी बात, जो कि अन्य अनार्य देशों में नहीं है, वो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। क्योंकि वो लोग आत्मा कहते तो है, लेकिन आत्मा क्या है उसको ज्यादा विस्तार से नहीं जानते। भारत ने जाना है, वो अभिव्यक्ति भावों में है। आप अपनी मुक्ति के अच्छे भाव कर सकते हो। कोई दुखी है, उसके लिए उसका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और ऐसी भावना हम कर सकते हैं। ये फिलोसॉफी आपने बताई, ये सर्वोत्तम फिलोसॉफी है विश्व की। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, राष्ट्रीय बात चल रही है, तो अभी क्या है कि हमारा देश एक वर्ल्ड का आइडियल कहिए, रोल मॉडल कहिए, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यहाँ का संविधान लोग लेकर के गए हैं और उसके आधार पे आजादी प्राप्त की और इसको मान्य किया है, क्योंकि ये सबका हित करने वाला है। इसमें सर्वोदय, अंत्योदय और सभी के हित की बात है। लेकिन इतना डेमोक्रेटिक होते हुए भी जो राजनीतिक तंत्र है, कई अच्छे लोग आते हैं, वो सेवा की भावना से आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जिन्होंने इसको बिजनेस बना दिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, राजनीति एक सेवा की नीति होती है। ये बिजनेस न बने, ये स्वार्थ न बने। तो ऐसे चुनाव की पद्धति कहिए या ऐसे लोगों को कहिए जो आ जाते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, जो करप्शन करते हैं, दुराचार करते हैं, अशिष्टाचार, उनको आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उनका माइंड क्लियर कीजिए कि आप जिस काम के लिए आए हैं वो सेवा की भावना, और किस तरह से अध्यात्म विज्ञान ऐसे लोगों को प्रेरणा दे सकता है। कृपया राष्ट्रीय स्तर की बात है, जिसमें सरपंच से लगा करके और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारी बात आ गई है, तो उसको समाहित कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, कुदरत का कानून समझना बहुत जरूरी है। कुदरत इसी को पावर देती है जिनकी भावनाओं में विशालता होती है। कुदरत उसी को पावर नहीं देती है जिनकी भावना संकुचित या स्वार्थी होती है। आज कोई देश का बड़ा प्रधान बनना, राष्ट्रपति बनना, तो उनकी इतनी ब्रॉड सोच होगी, तभी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कर्म के फल स्वरूप, नहीं तो नहीं दिया जाता है। जो परिवार को नहीं संभाल सकता है, जो खुद को नहीं संभाल सकता है, उनको राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। तो सबसे पहली बात ये है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित के बारे में सोचें, उनकी भलाई के लिए सोचें, उनकी सुविधा के लिए सोचें, उनके उत्थान के लिए सोचें, उनकी प्रगति के लिए सोचें, उनके परिवार के लिए सोचें, उनकी हेल्थ, एजुकेशन और कल्चर के बारे में सोचें, ताकि लोग धीरे 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 डेवलप। अगर ऐसी कुछ आपकी सोच होगी
तो कुदरत आपको अवश्य स्टेटस देगी, क्योंकि तभी तो आपका रूल होगा। मगर आपकी खुद की सोच ही लिमिटेड है, सेवा करने की नहीं, मगर उसमें से पैसा कर्व करना है, ले लेना है, हड़प करना है, बुद्धि से, चालाकी से, होशियारी से। तो फिर ये पावर्स आपके पास नहीं रहेगा। पुण्य के हिसाब से प्राप्त तो हो सकता है, मगर टिकेगा नहीं। तो इसीलिए देखो, सत्ता प्राप्त करने की धुन लगाना और सत्ता स्वयं आना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप क्वालिफाइड है तो सत्ता अपने आप आएगी, और क्वालिफाइड नहीं है और प्राप्त करने का प्रयास करोगे, पुण्य होगा तो मिलेगा, मगर रहेगी नहीं, क्योंकि वास्तव में तो आप क्वालिफाइड है ही नहीं। और अगर सत्ता मिली पुण्य से, तो भी आपका जीवन प्रशंसक नहीं रहेगा। लोग टीका ही करेंगे कि 2 साल के लिए आए, मगर देश को, दुनिया को, समाज को बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, भावना, विशालता, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और ज्यादातर लोग छोटे से छोटे सरपंच से लेके, चीफ मिनिस्टर से लेके, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक ये सोचे कि हम जिस दायरे में हमको स्टेटस दिया गया है, उसमें लोगों की भलाई के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरी रेडियस के अंदर। इतना ही सोचेंगे, तभी तो राष्ट्र महान बनेगा। तो सरपंच सोचेंगे मेरे इलाका के लोग कैसे सुखी होवे, स्वस्थ होवे, उनकी जरूरत जो है पूरी हो सके, इसके बारे में मैं सोचूं, इसके बारे में मैं और बड़ी गवर्नमेंट के पास से पैसा लाऊं और ज्यादा सुविधा लोगों को दूं। ऐसे करके राष्ट्र महान बनता है। हर व्यक्ति को अपना एक दायरा होता है, उसके बारे में, उसकी प्रगति के बारे में, लोगों की सुखावकारी के बारे में सोचना चाहिए। तभी व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए सेवा का काम अच्छी तरह कर सकता है। हम समाज से क्या पाएंगे, ऐसी सोच वाला व्यक्ति समाज को कुछ नहीं दे सकते। वो खुद कहेंगे कि मेरा भी परिवार है, तो परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। तो कुदरत कहते हैं नहीं, जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है, उनका परिवार का तो अपने आप चलता है, क्योंकि वो कुदरत की जिम्मेदारी है। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, खुद को उनके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समाज के लोग ही उनको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, जो औरों के लिए सोचते हैं, उनको खुद के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। खुद का जीवन तो औरों की सहायता से स्वयं हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही दूसरों के लिए जीता है। तो आइए हम समाज में कोई भी लेवल के जो सेवक बन के, चाहे सामाजिक सेवक है, धार्मिक सेवक है, चाहे पॉलिटिकल सेवक है, या और कोई फील्ड के सेवक है, तो सेवक की क्वालिटी को हम समझ के जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे, और हमारा और दूसरे का जीवन भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र का निर्माण होता है, अच्छी राजनीति से होता है, अच्छे राजनेताओं से होता है, और जो लोग आते हैं इस फील्ड के अंदर, उनके मस्तिष्क के अंदर एक बात होनी चाहिए, मुझे समाज का ऋण उतारना है, मुझे सेवा की भावना करनी है। यानी कि सेवा की भावना रखने वाला व्यक्ति राजनीति से संबद्ध होना चाहिए, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, वहां के निवासियों का जीवन खुशहाली पूर्वक आ सकता है। और वो व्यक्तिगत कोई अपनी आर्थिक प्रगति करना चाहता है तो बहुत से रास्ते खुले, वो व्यापार करे, फैक्ट्री लगाए, नौकरी करे, और भी बहुत धंधे। जरूरी नहीं है कि वो राजनीति में आए। तो इसीलिए राजनीतिक जीवन है वो ईमानदारी का जीवन होना चाहिए, सेवा का जीवन होना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर का जीवन होना चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए, और ऐसे लोग आ रहे हैं जब भी आज हमारा देश महान बन रहा है, और देश हमारी तरक्की कर रहा है, और आज विश्व के अंदर ख्याति भी प्राप्त कर रहा है। शीर्षस्थ लोग जो आज हैं, वो बहुत ईमानदार, देश की सेवा करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, देश के बारे में हित चिंतन करने वाले हैं, तभी हमने इतनी ख्याति प्राप्त की है।
तो स्वामी जी आज एपिसोड पूरा अभी समाप्त होने को है, तो लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय बचा है, मैं समस्त श्रोतागण की तरफ से आपके प्रति बहुत हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपकी ये जो मधुर वाणी, अनुभव वाणी हमको बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ दे रही है। आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।